वेलकम टू द ज्ञान गर्ल। मेरा नाम है शिखा और एक और पॉडकास्ट के साथ मैं आ गई हूँ आपके सामने। तो फिलहाल बहुत सारी करियर रिलेटेड एडवाइसेस के पॉडकास्ट भी मैं लेकर आई हूँ और आज भी एक ऐसे पॉडकास्ट के साथ आई हूँ जिसमें अगर आप बाहर जाने के इच्छुक हैं या आप अपना करियर या फिर स्टडी वीज़ा या फिर किसी भी तरह से बाहर जाना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड का क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा और किस तरह की, जैसे बहुत सारे कोर्सेज है, आइल्स है, पीटीई है, टॉफल है, और अगर आप फ्रेंच को ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या संभावनाएं हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज एक फ्रेंच ट्यूटर जुड़े हैं जिनका नाम है महनाज प्रीत सिंह चहल और ये फ़िलहाल चंडीगढ़ बेस्ड है और इनसे बातचीत करके जानेंगे कि अगर आपको फ्रेंच कोर्स भी लेना है तो उसमें क्या संभावनाएं हैं और जिस तरह से आजकल लोगों में होड़ है बाहर जाने की। और अगर खबरों की बात की जाए तो खबरों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग इशू जो बन रहा है कि लोग किसी भी तरह से बाहर संभावनाएं तलाशना चाहते हैं क्योंकि बाहर बहुत अच्छी संभावनाएं हैं करियर वाइज, जॉब वाइज, और जिस हिसाब से अगर वहाँ पर आप सेविंग्स कर सकते हैं, अपने देश में आपको लगता है कि वो सेविंग्स नहीं जुड़ पाती हैं तो लोग डंकी का सहारा भी ले रहे हैं। और लेकिन लोग लीगली भी जाना चाहते हैं, लोग बहुत सारे कोर्सेज में कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें किस तरह की कोर्सेज करने चाहिए, किस तरह की प्रेफरेंस बेटर रहेगी। तो क्यों ना आज एक ट्यूटर के सहारे ही जाने जो कि इन सब में डील करते हैं। नमस्कार महनाज। नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। महनाज, बहुत ज़्यादा आजकल खबरें नेगेटिव से भी चल रही हैं, लेकिन मैं पॉजिटिव साइड जाना चाहूँगी सबसे पहले कि एज अ ट्यूटर आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह का क्रेज़ है लोगों में, और बहुत सारे बच्चे जो जाना चाहते हैं उन्हें नहीं पता है कि क्या कोर्सेज लिए जाएं, तो उन्हें आप किस तरह से गाइड करेंगे? न्यूज़ में मैम आज हमें सिर्फ नेगेटिव दिखाया जा रहा है कि वहाँ से कनाडा से, यूएसए से और कंट्रीज से बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स डिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन न्यूज़ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थोड़े कम दिखाए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज करते हैं तो उसके रिलेटेड हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स हैं कनाडा में। जो भी स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं, अगर उनके पास फ्रेंच लैंग्वेज स्किल है तो बहुत इजीली उनको वहाँ पे जॉब्स मिलेंगी, बहुत इजीली उनका वहाँ पे वर्क परमिट एक्सटेंड होता है, एंड ऑल्सो दे कैन इजीली गेट देयर पीआर। ओके। सो फ्रेंच एट दिस टाइम, आज के टाइम में फ्रेंच एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है। अगर हमें फ्रेंच लैंग्वेज आती है सो वी आर इजी टू गो विद कनाडा एंड अदर कंट्रीज वेयर फ्रेंच इज़ अ लैंग्वेज। यस। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पर फ्रेंच मेन लैंग्वेज के तौर पे यूज़ होती है? कनाडा में मैम फ्रेंच मेन लैंग्वेज है। कनाडा बाइलिंगुअल कंट्री है, वहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच दोनों 50-50 यूज़ होती हैं, क्योंकि कनाडा के जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसके लिए हमें फ्रेंच करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा फ्रांस में आज के टाइम हमारे मतलब पॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं फ्रांस के साथ वो भी बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स फ्रांस भी बहुत जा रहे हैं तो वहाँ पे तो फ्रेंच है ही है, एंड ऑल द अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो, दे ऑल्सो हैव फ्रेंच लैंग्वेज एज अ मेन लैंग्वेज। तो कितना डिफरेंस है? आजकल बहुत सारे कोर्सेज हैं, आई एम श्योर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कोई भी करियर एडवाइस लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो आई थिंक 16, 17 या 18 ईयर्स है, उन्होंने बाहर स्टडी के बेसिस पे भी जाना है, कंफ्यूज रहते हैं कि आइल्स ली जाए, पीटी ली जाए, टॉफल ली जाए या टेफ या टीसीएफ ली जाए। तो उन्हें एज अ ट्यूटर आपकी क्या एडवाइसेस रहेंगी? मैम, जैसे आइल्स, टॉफल और पीटी की आपने बात की, दोज आर बेसिकली रिलेटेड टू इंग्लिश। वो तीनों एग्ज़ाम्स हैं जो इंग्लिश के एग्ज़ाम्स हैं। ऑल थ्री आर एक्सेप्टेबल फॉर इमिग्रेशन पर्पस। सारों का लेवल सेम होता है। आइल्स इज़ मोर फेमस दैन द अदर टू, बट ऑल थ्री आर एक्सेप्टेबल व्हेन वी हैव टू गो फॉर आवर स्टडीज़, व्हेन वी हैव टू अप्लाई फॉर आवर इमिग्रेशन। और फ्रेंच में हमारा एक टीईएफ का एग्ज़ाम होता है, एक टीसीएफ का एग्ज़ाम होता है। बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल फॉर आवर इमिग्रेशन। TEF is mostly computer based, whereas TCF at some places also pen and paper. So this is the major difference. हम TEF भी कर सकते हैं, हम TCF भी कर सकते हैं, TOEFL भी कर सकते हैं, PTE और IELTS जो मर्जी हम करना चाहें। If we achieve the band score that is required, then we are easily
एबल टू इमिग्रेट। तो इसमें बैंड्स भी क्या डिफरेंशिएट होते हैं? जैसे किसी ने फ्रेंच कोर्सेज लेने हैं तो सेम वैसा ही, जैसे किसी ने आइल्स का एग्ज़ाम दिया है और वो जाना चाहता है या फ्रेंच के टेस्ट के लिए, तो क्या सेम ही जिस तरह से वहाँ पे मार्किंग की जाती है, जिस तरह से स्कोर रिजल्ट्स आते हैं, वो सेम प्रोसेस है? मॉड्यूल्स मैम आइल्स और फ्रेंच के सेम होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बट जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक इन आइल्स वी गेट बैंड्स, 4 बैंड्स, 5, 6, 7, बट इन फ्रेंच वी हैव CLB. Okay. These are the levels which are also like in relation to the bands only. फ्रेंच में बेसिकली TEF एग्जाम में अगर हमारे CLB 5 आते हैं, दैट ऑल्सो इन जस्ट 2 modules. What is the full form of CLB? CLB, this is basically the level that is required, that is like put up by the government of France. Okay. Yes, that is basically, ma'am, for example, you can relate it with bands only. CLB 5 is almost around 5 bands. CLB 7 is around 6.5 to 7 bands. Okay. So it's like that. Yes, so अगर हम इसमें CLB 5 लेते हैं फ्रेंच के एग्जाम में, so then we are eligible for our work permit extension. हमारा 2 से 3 साल के लिए वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाता है। CLB 5 है जो, वो सिर्फ हमें स्पीकिंग और लिसनिंग में लेने होते हैं। Right. Out of the 4 modules, just speaking and listening, we need CLB 5 to get our work permit extended. अगर हमने अपनी PR अप्लाई करनी है वहाँ पे कनाडा में, तो उसके लिए हमें CLB 7 चाहिए, जो कि अराउंड B2 लेवल होता है फ्रेंच में, एंड दैट इज अराउंड 6.5 to 7 बैंड्स एज कम्पेयर टू आइल्स। ओके, तो मेहनाज कितना डिफ़िकल्ट है और कितना डिफरेंट है फ्रेंच टेस्ट फ्रॉम दी आइल्स, जो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पंजाब में और हरियाणा में या अनदर नेबरिंग स्टेट्स में पॉपुलर है? एक मिथ बनी हुई है मैम कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो फ्रेंच लैंग्वेज इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। हमें 6 से 7 महीने की अच्छी मेहनत चाहिए, एंड आफ्टर दैट द बैंड्स आर, द CLB इज़ ईजीली अचीवेबल। ओके। और एक लाइक मैम, आज के टाइम में हमें मतलब फ्रेंच लैंग्वेज करनी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा में अगर हम जॉब मार्केट भी देखें तो जॉब्स अवेलेबल नहीं है। जो भी यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं, दे सफ़र अ लॉट। ओके। सो अगर हमारे पास एक फ्रेंच की स्किल है जो कि हमें 6-7 महीने में ईजिली आ जाती है, तो अगर हमारे पास फ्रेंच की स्किल है तो उसके बेसिस पे हमें ईजिली जॉब्स मिलती हैं। हमारा जौन सा पे स्केल होता है पर आवर, वो भी दूसरों से ज़्यादा होता है, एंड लाइक वी कम इन द 10 to 20% ऑफ द कैटेगरी हु स्पीक्स फ्रेंच। ओके। So there is always an edge for getting good jobs in Canada if we are comfortable with French language. तो आप एज अ फ्रेंच ट्यूटर, आप भी बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो कितना क्रेज़ बच्चों में आपसे भी एडवाइसेस लेते होंगे, तो किस तरह के मिथ्स का आप खंडन करते हैं उनका? पहला मिथ तो मैम, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हम नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ ट्रूली अ मिथ। हमें 6 से 7 महीने की अच्छी मेहनत करनी पड़ती है। लाइक इफ़ वी स्पेंड 2 to 3 hours with French language each day, 6 से 7 महीने आर sufficient to get our PR. राइट। Whereas if we just want to get our work permit extended, so in that case 3 से 4 महीने की मेहनत है। सो 3 से 4 महीने अगर हम मेहनत कर लेते हैं मैम, सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज को दे देते हैं, तो हमारा वर्क परमिट 2 से 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन अदर लाइक मीन्स, फॉर एग्जांपल पहले होता था LMIA वगैरह, उस पे स्टूडेंट्स को 20-20, 30-30 लाख रुपए देने पड़ते थे, एंड आफ्टर दैट दे वर एक्सप्लॉयटेड इन द वर्क सेक्टर ऑल्सो। सो फ्रेंच लैंग्वेज के साथ हमारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, हमारा वर्क परमिट एक्सटेंड हो रहा है, हम बायलिंगुअल कनाडा में होंगे, तो these are the basic like important things relating to French. अच्छा, तो कितने स्टूडेंट्स आपके अंडर अभी या जब से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की है? काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने मैम टीच किया है, लाइक अराउंड 400 to 500 स्टूडेंट्स आई हैव taught till now. एंड दे आर ऑल सक्सेसफुल? Most of them are successful, not all, because like there is always 50% tutor की responsibility होती है, 50% students की responsibility। और ये फर्स्ट अटेम्प्ट में इजीली क्रैक हो जाता है? Yes मैम, CLB 5 is very easily achievable। CLB 7 के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और कनाडा में सिर्फ एक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जो भी फ्रेंच कर रहे हैं, वो टाइम डिवोट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर वर्क, बिकॉज ऑफ देयर स्टडीज़। सो अगर एक स्टूडेंट फ्रेंच को अच्छे से टाइम देता है तो देन ही इज़ 100% सक्सेसफुल, आई कैन गारंटी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या अगर ट्यूटर की हेल्प नहीं लेना चाहता कोई, या उनके इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो क्या वो खुद से
अपने आप पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं फ्रेंच की? जी मैम, सेल्फ स्टडी हो सकती है फ्रेंच की। फिर वही बात आ जाती है कि हम 2 से 3 घंटे अगर फ्रेंच को दे पा रहे हैं हर रोज़, सो देन सेल्फ स्टडी इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल. We have like online resources these days, but at the end, like if we want to clarify our doubts, अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, so in that case a tutor is required, but the general topics relating to French वो सारे क्लियर हो जाते हैं. ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी हैं. स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूँगा मैं कि आप एक बार स्टार्ट कीजिए, अपनी तरफ से स्टार्ट कीजिए. अगर आपको फ्रेंच अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ ट्यूटर. मैं ना आजकल जो चल रहा है, बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है बहुत सारी कंट्रीज़ में. अभी कनाडा ने भी कुछ ना कुछ रूल्स निकाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. कनाडा ने मैम रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कनाडा की कि 2025 में 4.9 मिलियन पीपल इन कनाडा जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, जहाँ किसी और वजह से वो वहाँ पे इलीगल हो जाएंगे. जी. सो ऑल दोज पीपल विल बी लाइक सेंट बैक टू देयर कंट्रीज. अगर हम देखें मैम, आज यूएसए के यही हालात हैं. लाइक पीपल हैव स्पेंट सो मच मनी फॉर गोइंग देयर, बट एट द एंड क्या फ़ायदा हो रहा है, उनको वापस भेजा जा रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट रूल्स. सो आने वाले टाइम में मैम कनाडा के भी ये हालात हो सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, हमारे पास कैनेडियन गवर्नमेंट हमें खुद इनकरेज कर रही है मैम. दे आर टेकिंग आउट प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू फ्रेंच लैंग्वेज, जिसमें वो हमें खुद मोटिवेट करते हैं कि आप फ्रेंच लैंग्वेज में इतने बैंड्स लो, हम आपका वर्क परमिट 2 से 3 साल के लिए एक्सटेंड करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग देयर इलीगली और कमिंग बैक टू आवर ओन कंट्री, कमिंग बैक टू द कंट्री फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, सो फ्रेंच एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. फ्रेंच एक ईजी वे आउट है कि हम कनाडा में बने रहें और कनाडा हमें मतलब आगे अपॉर्चुनिटीज़ दे. तो ये जो रूल उन्होंने बोला कि आप फ्रेंच को ऑप्ट कीजिए, तो ये कैसे एप्लीकेबल होगा अगर वो वहाँ पर ज़्यादा स्टे करना चाहते हैं? मैम, इस जौन सा ये प्रोग्राम है, इसका नाम है फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम. इसमें मतलब जैसे CLB-5 चाहिए हमें TEF के एग्ज़ाम में, और ये सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग में है. CLB-5 कोई ज़्यादा नहीं होता मैम, अराउंड 4 to 4.5 बैंड्स होते हैं आइल्स में. सो अगर हम स्पीकिंग और लिसनिंग में CLB-5 लेके आते हैं तो हमारा जौन सा वर्क परमिट है वो 2 से 3 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा. इसके लिए सिर्फ हमें एक और चीज़ चाहिए जो कि है नॉक बी का जॉब ऑफ़र. राइट. सो वो मतलब कोई भी एम्प्लॉयर के साथ हम काम करते हैं जिसके साथ भी ही कैन प्रोवाइड अस द नॉक बी जॉब ऑफ़र, एंड विद दैट CLB-5 इज़ सफिशिएंट to get our work permit extended for 1 to 2 years. तो ऐसे रूल्स अभी सिर्फ कनाडा ने दिए हैं, और तो किसी कंट्रीज़ में कोई ऐसे रूल्स तो नहीं है ना? नहीं मैम, अभी बल्कि और कंट्रीज़ में तो मैम डायरेक्ट डेपोटेशन है. और कंट्रीज़ में ये रूल हमें नहीं दिया गया है. कनाडा हमें ये रूल प्रोवाइड कर रहा है ताकि मतलब हमें वापस ना जाना पड़े. तो अगर कनाडा हमें आज के टाइम में इनकरेज कर रहा है, बेसिकली उस कनाडा का भी मैम हर एक कंट्री का एक मतलब लिमिट होती है. एक like in this category, for example if we say in the French category, हमें 10,000 20,000 30,000 बंदों की ज़रूरत है जो फ्रेंच बोलते हैं. Right. तो जब वो चीज़ फिल हो जाती है तो उसके बाद कैटेगरीज चेंज होती हैं. एज ऑफ नाउ फ्रेंच इज़ द लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी फॉर कैनेडा. दे नीड बाइलिंगुअल्स हु स्पीक फ्रेंच, हु स्पीक इंग्लिश. सो आज के टाइम में फ्रेंच अगर हम करेंगे तो वी कैन ईजिली फॉल इन दैट कैटेगरी अनटिल एंड अनलेस दैट लिमिट इज़ एक्सपायर्ड. और कनाडा ने एक और भी मतलब कनाडा के जौन से इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक मतलब प्रेस रिलीज़ दिया था जिसमें मतलब 2026 और 27 में कनाडा की सरकार फ्रेंच स्पीकर्स को और ज़्यादा बढ़ा के, उनकी कैटेगरी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करके फ्रेंच स्पीकर्स को कनाडा में वेलकम करेगी. ओके. जी. अच्छा, मैंने अभी जैसे US में डिपोर्टेशन हो रहा है, तो आप कितना क्रेज़ अभी भी देखते हैं लोगों का? जैसे बहुत सारी इमिग्रेशन एजेंट्स के पास जो नहीं स्टडी बेसिस में इतने स्ट्रॉन्ग है, या जिनके घर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, वो बाय एनी मीन्स जाना चाहते हैं बाहर की कंट्रीज़ में. तो आप कैसे उन्हें देखते हैं, और जिस तरह से सरकार बहुत सख्ती कर रही है उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार जिस तरह से मैम सख्ती कर रही है, आई थिंक दैट इज़ गुड, क्योंकि मतलब जो बच्चे केपेबल होंगे only they can go out, है ना, and they will get good jobs there, they will be working for the country there.
सो सख्ती ज़रूर हो रही है, लेकिन दे आर ऑल्सो इनकरेजिंग अस टू गो थ्रू गुड वेज। सही रास्तों की हम सहारा लेकर अगर बाहर जाएंगे तो हमारा फ्यूचर तभी मैम वहाँ पे सिक्योर होगा। अगर हम मतलब इलीगल वेज से बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाके भी 5-6 साल बहुत ज़्यादा दबा के मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद भी हमें ये टेंशन रहती है हम वहाँ पे पक्के होंगे नहीं होंगे, कब हमको वापस भेज दिया जाएगा, लाइक आज हालात चल रहे हैं। सो उसकी इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन ईजीली लाइक ऑप्ट फॉर द बेटर वेज। अगर हमारे पास लाइक यू हैव सेड कि फाइनेंशियल मींस की कमी है, तो अगर हम मैम फ्रेंच के बेसिस पे बाहर जाना चाहते हैं, उस पर बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगता। you just like spend on your education, French learning. After that there is just a small fees that you need to pay. Okay. अगर आपका CLB 7 आता है, आप इंडिया में हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं, आप इजीली कनाडा के PR हो जाओगे। अच्छा, आप कैसे देखते हैं क्यों इतना क्रेज़ बढ़ रहा है पंजाब, हरियाणा, नेबरिंग स्टेट्स, और जैसे डिपोर्टेशन हो रहा है, इट्स वेरी पेनफुल टू सी इंडियंस को इस तरह से ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने बोला कि ये US का मैसेज है, चाहे डिप्लोमेटिक हो के ही, वो पॉलिटिकल रिलेशंस को नहीं भी बिगाड़ के, लेकिन इंडियंस को एक मैसेज दे रहे हैं कि हमें गुड रिसोर्सेज ही चाहिए, हमें इस तरह से अनवेलकम्ड गेस्ट नहीं चाहिए अपने। तो ऐसा क्या देखते हैं आप कि तब भी जो एक जो उनकी एक बाय एनी मीन्स दे वांट टू गो टू US, UK या बाकी कंट्रीज? क्रेज़ मैम शुरू से ही, अगर हम पंजाब में देखें, हरियाणा में देखें, क्रेज़ शुरू से ही रहा है कि हमने बाहर जाना है। आज के टाइम में अगर हम देखते हैं, हमारा कोई ना कोई रिलेटिव बाहर है एंड दे ऑलवेज गिव अस गुड व्यूज़ अबाउट दैट कंट्री। हम यहाँ पे रहकर ये सोचते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है ना, ही इज़ हैविंग अ गुड कार, ही इज़ हैविंग अ बिग हाउस। सो ये सब हमारा माइंडसेट थोड़ा चेंज कर रहा है, इसलिए हम बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे US ने हमको एक मतलब झटका दिया है, हम ऐसे कह सकते हैं कि उन्होंने जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस भेजा है, तो हमें मतलब एक चीज़ का ध्यान करना चाहिए कि आने वाले टाइम में ये रूल्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। पुराने टाइमों में मैम पॉपुलेशन वाज वेरी लेस, है ना, दे ऑलवेज रिक्वायर्ड वर्कर्स, ओके, दे इनवाइटेड वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, बट लाइक आज के टाइम में द वर्क फोर्स इज ऑलरेडी देयर इन दीज कंट्रीज। सो अगर हम बाहर जाना भी चाहते हैं, वी नीड टू वर्क इन गुड कंपनीज। पैसा कमाना है मैम तो अच्छी कंपनीज में अच्छे तरीके से तो काम करना पड़ेगा वहाँ जाके। अगर हम फ्रॉडुलेंट बेसिस पे जाते हैं बाहर, तो हमें सिर्फ वही गिनी चुनी थोड़ी थोड़ी जॉब्स मिलती हैं जिसकी मतलब पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक फोकसिंग ऑन दिस थिंग, हमें अमेरिका से एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि अगर हमने बाहर जाना है, आइल्स, टॉफल, PTE और फ्रेंच आर द ओनली वेज आउट। हम बाहर जाके भी मतलब 2 साल 3 साल 4 साल डर के रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 2-3 काम करते हैं। तो उस मेहनत को अगर हम अपनी एजुकेशन पे लगाएं, 1 साल की मेहनत हर एक चीज़ में मतलब इज़ सफिशिएंट। IELTS, PTE, TOEFL, they are not very difficult. French is also not very difficult. So हम मेहनत इस फील्ड में करें और एक राइट वे के थ्रू बाहरली कंट्रीज में जाएं। अच्छा, आपने कोई ऐसे केसेस देखे जिसमें आपके स्टूडेंट्स अगर सक्सेसफुल नहीं रहे हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में, थर्ड अटैम्प्ट में? मैं वाइडली सारे कोर्सेज़ की बात कर रही हूँ, नॉट फ्रेंच, IELTS, TOEFL, जो भी बच्चे लेते हैं आजकल के या स्टूडेंट्स लेते हैं। अगर कोई सक्सेसफुल नहीं रहा है लेकिन उनको जाना है बाहर किसी ना किसी तरीके से, तो दे गो फॉर डंकी रूट। ऐसा कुछ आपने सुना है? जी मैम, मैंने बहुत सुना है कि मतलब 1 बार 2 बार 3 बार अगर बच्चा अनसक्सेसफुल रहा है और उसके माइंड में ये क्रेज़ है कि मैंने बाहर जाना ही जाना है, पेरेंट्स भी उनकी सपोर्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ लाइक इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पीपल आर लिविंग इन इंडिया। सो पेरेंट्स को भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चों को अगर बाहर भेजना है तो एक सही रास्ते से भेजें, और स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि मेहनत तो बाहर जाके भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप 3 बार अनसक्सेसफुल रहे हो, 2 बार और ट्राई करो, क्या पता 5वीं बार जाके आपका पेपर क्लियर हो जाए और आप एक सही रास्ते से बाहर जा सको। अच्छा, आपको लगता है मेन जो अभी डिपोर्टेशन भी हो रहा है, लाइक इंटरव्यूज़ में यही दिखाया जा रहा है कि हमें इमिग्रेंट्स ने ठग लिया, लेकिन आपको लगता है कि मेन अपने इंडियंस और उनके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं? जो भी आज डिपोर्टेशन हो रहा है उसके बाद एक
एक क्राई करने के अलावा उनके पीछे रीज़न एक वो भी है कि उनकी भी अपनी नीड्स हैं या उनका भी अपना लालच है, वो जाना चाहते हैं बाय एनी मीन्स। बिल्कुल मैम, अगर हम बाहर जाना चाहते हैं फ्रॉडुलेंट वेज के साथ, तभी हमारे जो से एजेंट्स हैं इनका काम चल रहा है। अगर हम जाना ही नहीं चाहेंगे, हम 50 लाख 60 लाख 40 लाख इनको नहीं देना चाहेंगे, तो वाई वुड दे बी वर्किंग फॉर अस, है ना। आज के टाइम में हम उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी खुद की गलती भी है कि हमारे माइंड में बाहर का इतना ज़्यादा क्रेज़ है, और कहीं ना कहीं ये हमारे पेरेंट्स की भी गलती है कि हमें शुरू से ही ये सिखाया गया है कि इंडिया में कुछ नहीं है, तो तुमने बाहर ही जाना है। आफ्टर +2 आफ्टर ग्रेजुएशन आप बाहर जाओ, बाहर जाके बहुत अच्छी लाइफ है। नो डाउट वहाँ पे गुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन जो बच्चा हार्ड वर्किंग है, जो बच्चा सक्सेसफुल होना चाहता है, उसके लिए इंडिया में भी मैम कोई कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बाहर ज़रूर जाओ, बट जाना हमेशा सही रास्ते से चाहिए मैम। एक तो हमारे पैसे कम लगते हैं बहुत ज़्यादा, एक हमें कोई डर नहीं होता, वहाँ की गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं कह सकती। वी हैव कम थ्रू अ राइट वे, खुद ब खुद हमें PR मिलेगी, खुद ब खुद हमारा वर्क परमिट एक्सटेंड होएगा। अच्छा, अब जैसे ये रिलेटेड टू करियर ही है, जैसे आप खुद फ्रेंच ट्यूटर हैं, आपके साथ टीम है आपकी, तो अगर कोई बाहर जाने में सक्सेसफुल नहीं रहा तो क्या वो एज अ फ्रेंच ट्यूटर भी ऑप्ट कर सकते हैं लोगों को सिखाने के? बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल। उसमें कितना उसमें करियर स्कोप आपको दिखता है इंडिया में रह के? आई थिंक आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोप है मैम, बहुत ज़्यादा फ्रेंच के टीचर्स हैं जो कि ये कैरियर परस्यू कर रहे हैं, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग विद देम ऑल्सो। लाइक सिर्फ ट्यूटरिंग लाइन में नहीं, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं इंडिया में भी, MNCs हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि फ्रेंच ट्रांसलेटर्स को हायर करते हैं। लाइक हमारे यहाँ पे इंडिया में हिंदी, पंजाबी एंड अदर लैंग्वेजेस आर देयर, सो हमें वो लैंग्वेजेस ऑलरेडी आती हैं मैम। अलॉन्ग विद दैट अगर हमें फ्रेंच आती है तो ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज़ ऑल्सो अ गुड स्कोप। ओके, हाँ जी। तो इज इट अ गुड पेड प्रोफेशन? Very good paid profession. Like companies, they pay so well. I don't think that if people have the knowledge of French language, they want to or they need to go anywhere. यहाँ पे ट्रांसलेशंस की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर ट्रांसलेशन नहीं करनी, और भी मैम बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। फॉर एग्जांपल लाइक हम गाइड बन सकते हैं। फ्रांस से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इंडिया, उनको इंग्लिश में वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते, अदर लैंग्वेजेस में भी वो कंफर्टेबल नहीं होते, सो दे डू हायर द फ्रेंच गाइड्स। ओह नाइस। हाँ जी, एंड दे पे अस रियली वेल ऑल्सो। इसके साथ साथ हमें घूमने का मौका भी मिलेगा, उनके साथ बात करने का मौका मिलेगा। जब हम फ्रेंच करते जाते हैं, वी मीट पीपल एंड वी गेट टू नो अबाउट द अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। अच्छा, आप अभी रिवर्स किया जाए, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे फ्रेंच लोग भी आते हैं, दे डोंट नो आवर लैंग्वेज, और वो वहाँ से मतलब यहाँ पे भी हायर। अब अगर हम बात करें कि हमारे लोगों को बाहर जाने का स्कोप है, तो बाहर के लोग भी इंडिया में आना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे वर्सटाइल कल्चर्स को देखना चाहते हैं। यहाँ पे वो लोग ढूंढते हैं जिन्हें उनकी लैंग्वेजेस आती हों। तो आपको लगता है जिस तरह से हमें दूसरे देशों को देखने का या वहाँ की संभावनाएं तलाशने का शौक है, बाहर के लोगों को भी इंडिया में कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ पे आके हम भी अर्न कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, मैं मिला भी हूँ बहुत सारे लोगों से। लाइक आई हैव फ्रेंच फ्रेंड्स, दे कम टू इंडिया टू एक्सप्लोर इंडिया। वो कहते हैं कि जितना इंडिया का कल्चर रिच है, वो कहीं और किसी और कंट्री का कल्चर उतना रिच नहीं है। पीपल फ्रॉम कैनेडा, अमेरिका एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, दे ऑल्सो कम टू इंडिया। वो यहाँ पर आकर अलग अलग हमारी सिटीज़ में जाते हैं, और हमारा कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है। वी हैव सो मच डाइवर्सिटी इन द कल्चर। कितने सारे रिलीजन्स हैं यहाँ पे जो कि इकट्ठे होकर रहते हैं, सो दे लाइक ऑल दिस। बट द मेन कंसर्न फॉर देम इज़ द लैंग्वेज बैरियर। अगर हमारे यहाँ पे लोगों को फ्रेंच आती है तो हम उनको और ज़्यादा इनकरेज कर सकते हैं कि आप हमारी कंट्री में आओ, अच्छी अच्छी जगह विज़िट करो। क्योंकि मेन एट द एंड मैम, अगर हम किसी सिटी में जा रहे हैं, हम अगर किसी मॉन्यूमेंट को देख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए उसके बारे में। अगर हम उनको ये समझा ही नहीं पा रहे हैं उनकी लैंग्वेज में, तो ये एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं आते। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी इंस्टाग्राम ऑनलाइन पोस्ट्स होती हैं जो कि फ्रेंच नेटिव्स डालते हैं कि हमने इंडिया विज़िट करना है, अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप हमें गाइड कीजिए, हम आपको अच्छा पे करेंगे फॉर फ्यू डेज। अच्छा, लास्ट में इट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन। बहुत अच्छी टॉक रही है। कुछ फ्रेंच वर्ड्स जो हम भी सीख पाएँ आपसे या जो देख रहे हैं या वो भी थोड़ा बहुत सीख पाएँ? फर्स्ट इज़ लाइक बेसिक मैम ग्रीटिंग्स हम कर सकते हैं फ्रेंच में। फर्स्ट इज़ बोंजूर। बोंजूर मीन्स हाई, हेलो एंड गुड मॉर्निंग। Then we have bonjourne. Bonjourne means have a good day. Then we have bonsoir. Bonsoir means good evening.
then we can also say merci. Yes, merci beaucoup for this podcast. अरे इसमें भी प्रोनाउंसिएशन का बहुत फ़र्क होता है. लाइक इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग विद प्रॉपर फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन तो उसे वो ठीक माना ही नहीं जाता, राइट? इसमें भी कुछ चीज़ों का फोकस करना पड़ता है लाइक बोलते टाइम आपको. हाँ जी मैम, इसमें एक आर की प्रोनाउंसिएशन है जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है. वो हमें बहुत डिफ़िकल्ट बहुत टाइम के बाद आती है. लेकिन आई डोंट थिंक दैट प्रोनाउंसिएशन इज़ रियली अ मैटर. अगर हम अच्छे से कॉन्फिडेंस से किसी बंदे को अपनी बात एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द प्रोनाउंसिएशन. क्योंकि अगर हम इंग्लिश में भी देखें, हमारी जौन सी प्रोनाउंसिएशन है वो कितने भी हम अच्छे हो जाएं इंग्लिश में, हम नेटिव स्पीकर्स की तरह नहीं बोल पाएंगे. हमारा मतलब टच जो है, हमारी जो मदर टंग है उसका टच हमेशा रहता है. सो फ्रेंच में भी यही बात है कि लाइक द प्रोनाउंसिएशन, पीपल थिंक दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ अ बैरियर फॉर लर्निंग दिस लैंग्वेज, बट इट्स नॉट लाइक दैट. अगर हमको अच्छे से कॉन्वर्सेशन किसी के साथ करनी आती है, वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, so then pronunciation is not. तो confidence is the key main, confidence is the key. ठीक है. थैंक यू सो मच महनाज फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट. और आई एम श्योर आप लोगों को बहुत सारे मीनिंगफुल इंसाइट्स इस इंटरव्यू से, एक छोटे से पॉडकास्ट से मिले होंगे. आज हमारे साथ हमारे गेस्ट एक फ्रेंच ट्यूटर ही थे जिन्होंने आजकल जो चल रहा है उसके ऊपर भी बोला है और ये भी समझाया कि आप लीगल वेज से अगर आप कोई कोर्स को कैरी करके ही जाएंगे तो ही बेटर है, क्योंकि उससे हमारे देश का नाम भी ख़राब हो रहा है और हमारे पेरेंट्स या अपना भी नाम ख़राब होता है. और इस हिसाब से बहुत अच्छी इंसाइट्स महनाज के द्वारा दी गई है. आई होप आपको ये छोटी सी बातचीत अच्छी लगी होगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट with your friends. Thank you so much for watching. Thank you.